स्वागत है एक बार फिर से। बजट साहसिक होगा, संतुलित होगा या चुनावी होगा, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुकेश जी, संक्षेप में आपका जवाब चाहिए। जो सवाल हम लोग ब्रेक से पहले ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, मुझे दो ही सवालों का जवाब चाहिए। या तो एम्प्लॉयमेंट का कैसे जुगाड़ होगा ये बताया जाए, या मेरे हाथ में पैसा कैसे आएगा ये बताया जाए। बताइए। देखिए, इस बारे में अभी काफ़ी बात हुई एम्प्लॉयमेंट के बारे में, बट एक सेक्टर जो उसको टच नहीं किया गया, मैं समझता हूं कि एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई सेक्टर ही शायद एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सोर्स है। तो अगर एमएसएमई सेक्टर को हम बढ़ावा देंगे, और जो सरकार दे भी रही है और हमें काफ़ी उम्मीद भी है इस बजट से, एमएसएमई सेक्टर ही नीरज जी शायद एक ऐसा सेक्टर है जहां पर एक तो ये जो बेरोजगारी की समस्या है इसको खत्म करेगा। क्योंकि हम जैसे मोदी जी कहते भी हैं कि भाई जॉब सीकर मत बनो, जॉब क्रिएटर बनो। और जैसे अभी बताया कि जो जिस तरह से स्टार्टअप बढ़ रहे हैं हमारे देश में, एमएसएमईज का ग्रोथ भी हो रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अभी सरकार ने एक कदम उठाया जहां पर उन्होंने उद्यम असिस्ट करके एक नई योजना शुरू करी, जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो एमएसएमई छोटे जो बहुत ही माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, जिनके पास हो सकता है अपना जीएसटी भी नहीं है, पैन नंबर भी नहीं है, उनको 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको एक झटके में ये उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है, वो दे दिया गया उद्यम असिस्ट योजना के अंतर्गत। ये लोग जब फॉर्मल सेक्टर में आ जाएंगे तो एक भी अगर कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी एंटरप्राइज है, कोई ट्रेडिंग है, वो एक भी कोई शुरू होगी तो उसमें 2 या 3 लोग 4 लोग जरूर उसमें एम्प्लॉय करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो एमएसएमई सेक्टर है ये सबसे बड़ा सोर्स बनने वाला है बेरोजगारी की समस्या खत्म करने में और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। जो एमएसएमई सेक्टर है उस पे हमें काफी बड़ा भरोसा। देखिए, जो सरकारी नौकरी हैं वो कितनी नौकरी है नीरज जी, 2 करोड़ 3 करोड़ ज्यादा से ज्यादा। यहां पर जो एमएसएमई सेक्टर है सरकारी की तो सर कोई ज्यादा बात भी नहीं करते। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसका जो समाधान मुझे लगता है कि वो एमएसएमई सेक्टर ही दे सकता है। एक तो बेरोजगारी की समस्या दूर करना, और जो लोग बेरोजगार हैं वो छोटा छोटा अपना व्यवसाय करें, 1-2 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट में रखें तो उनकी भी तरक्की होगी, देश की भी तरक्की होगी। ये जो बेरोजगारी की समस्या है ये भी शायद काफी हद तक दूर होने की। देखिए, आज भी 11 करोड़ लोग की हम बात करते हैं कि वो इन एमएसएमई द्वारा एम्प्लॉय किए गए। 11 करोड़ का मतलब ये हुआ नीरज जी कि 44 करोड़, अगर एक फैमिली में हम 4 लोग माने तो 44 करोड़, मतलब 140 करोड़ में से 44-45 करोड़ जो लोग हैं वो एमएसएमई सेक्टर से उनका गुजर बसर चल रही है। तो बड़ा नंबर है। देखिए, जब हम लोग जॉब की बात करते हैं ना, तो सरसरी तौर पे हर आदमी कुछ ना कुछ करके अपना घर चला ही रहा होता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ जॉब का भी मैटर होता है ना, कि आप जॉब करके पैसा कितना कमा रहे हैं, क्या वो पैसा आपकी जीवन को चलाने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं है। अब इतना वेरिएशन है यहाँ भारतवर्ष में नौकरियों की तनख्वाहों को लेकर के कि आप अकल्पनीय, आप सोच नहीं सकते कि एक गार्ड मुंबई जैसे शहर में, मैं बता रहा हूँ आपको, कि एक गार्ड जो बेचारा 12 घंटे की नौकरी करता है उसको शायद 7-8 हज़ार रुपये मिलते हैं, अप टू मार्केट 10 हज़ार मिलते हैं। कैसे वो अपना जीवन चलाएगा। तो जॉब और क्वालिटी ऑफ जॉब में भी बड़ा फर्क होता है। लेकिन मैं एक और यहाँ सवाल रखना चाहता हूँ जोशी, मुझे इससे आपका जवाब चाहिए संक्षेप में। एक फैक्टर, हाँ जोड़ दीजिए मुकेश जी, जोड़ दीजिए, संक्षेप में जोड़ दीजिए, आप बोलिए सर। नहीं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, देखिए स्किल डेवलपमेंट की जिसकी आप बात कर रहे थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर हम देखते हैं स्किल्ड, जब हम स्टाफ की बात करते हैं ना, तो बहुत ही मुश्किल से हमें स्किल्ड स्टाफ मिलता है। मैं समझता हूं कि यहाँ जितने भी पैनलिस्ट हैं, या आप भी अगर अपने चैनल के लिए भी जब आप स्किल्ड स्टाफ की बात करते हैं ना, तो शायद आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है। तो ये जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनसे भी मेरी अपील है कि अपने आप को हमें स्किल करना पड़ेगा, हमें ये बनाना पड़ेगा कि जो हमारी जो इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर स्किल लोग हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ना तो सैलरी की शायद कोई समस्या है, ना एम्प्लॉयमेंट की समस्या है। मुकेश जी, स्किल इंडिया का एक भारी प्रोग्राम चलाया गया था, उसमें यही तो सब सिखाया जा रहा था कि आईटीआई वाले लोग जो प्लम्बर हैं, फिटर हैं, जो बिजली के मैकेनिक है, ये सब स्किल इंडिया प्रोग्राम इसलिए इतना बड़ा चलाया गया था। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे हैं। नहीं, देखिए, खाली सरकार के भरोसे रहकर हम नहीं कर सकते। ये जो स्किल्ड है ये हमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी, हमें इंडस्ट्री से भी। आज आप देखिए, अगर आपके घर में कोई बल्ब फ्यूज हो जाए या उसको आपको बदलवाना हो, ट्यूबलाइट को, एक स्विच खराब हो जाए, उसके लिए भी कई बार ऐसा लगता है कि यार इलेक्ट्रिशियन हमें मिल नहीं पा रहा है। मैंने सीख लिया मुकेश जी, मैंने सीख लिया सही तरह से। मुकेश जी, मैं अपने घर की ट्यूबलाइट खुद बदल। हाँ, तो इसका मतलब
मैंने सीख लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो स्टाफ वो स्किल्ड वर्कर मिलने में शायद थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं दिक्कत नहीं हो रही थी सर, वो बहुत पैसे ले रहा था, तो मैंने अपनी ट्यूबलाइट खुद ही बदल ली। वो आजकल बड़ी आसान हो गई है वो। तो आप तो कह रहे हैं कि पैसे ज्यादा मिल नहीं रहे, अभी आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं पैसे ज्यादा, तो इसका मतलब सैलरी बढ़ गई है उनकी, स्किल्ड लोगों की। वो तो मैं मान ही रहा हूँ, तो वो तो टीम लीज वाले मुझे बता के गए स्किल्ड लोग बहुत पैसे ले रहे हैं, लेकिन अनस्किल्ड की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए मैं अपनी ट्यूबलाइट खुद ही बदल लेता हूँ। आजकल बड़ा आसान उसको बदलना, उसमें चौक वो कुछ लगता नहीं है, वो डिजिटल वाली होती लग जाती। लेकिन सीरियस नोट पे सर, AKB सर और जोशी जी, आपसे एक एक करके मेरा सवाल है। देखिए एक बड़ा परिवर्तन हुआ 2021 से लेकर के, कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ गई है सर। देखिए जब तक फ्री पैसा था तब तक सब कुछ बहुत हंकी डोरी था, दुनिया में सब चल रहा था बढ़िया। अब अमेरिका में भी 5.5% की ब्याज दर हो गई है। तो जब पैसा बड़ा महंगा हो गया है तो फिर वो सबके लिए दिक्कत खड़ी कर रही है ना। इसलिए मैं बार बार एक एम्फेसिस कर रहा हूँ कि दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप मुझे काम दे दो या मेरे हाथ में कुछ पैसा मेरे को छोड़ो। अब दोनों परिस्थितियाँ कैसे बनेंगी? जोशी जी, कॉस्ट ऑफ फंड तो बढ़ गई है। जोशी सर आपसे पहले। देखिए, कॉस्ट ऑफ फंड एक बड़ा इशू है, वो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ज़्यादा है, और ग्लोबली भी इस समय अगर देखा जाए वो जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ग्लोबली, वो अबाउट 350% है। यस, जो 25% ज़्यादा है 2008 से। तो अब अगर जब डेट इतना ज़्यादा है, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई है, ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है, तो इसमें फिर रिस्क पैदा होते हैं, एक्सीडेंट्स होने के, जो लोगों की क्षमता कम हो गई है डेट चुकाने की। तो ये एक तरह से खतरा ग्लोबल साइड से आने का आशंका बनी हुई है कि वहां से कोई स्ट्रेस ना और पैदा हो। डोमेस्टिकली आई थिंक जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं वो अब अभी जाके प्री पैंडेमिक लेवल से थोड़ा ऊपर गए हैं, और इसका असर अवश्य दिखाई देगा, क्योंकि आरबीआई की जो पॉलिसी है वो इन्फ्लेशन को तभी कंट्रोल करती है जो डिमांड नीचे जाती है। तो इसका मतलब यह है कि कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन कंट्रोल था और वाया डिमांड। तो स्लो डाउन तो आई थिंक जो दिखाई देगा उसमें आरबीआई के इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाए हैं उसका भी असर, उसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन स्लो डाउन में होगा, और ये ऑब्जेक्टिव भी था पॉलिसी। अब दूसरी बात यह है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट का उतना ज्यादा रोल होता है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा उस पर डिपेंड करते हैं कि आपका इकोनॉमिक आउटलुक कितना स्ट्रांग है। हमने ये भी देखा है पहले कि जब आउटलुक स्ट्रांग होता है तो लोग ज्यादा ब्याज पे भी पैसा उठा के इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो इकोनॉमिक आउटलुक पे ज्यादा निर्भर करता है। सर जोशी सर, ये चक्र है, इस चक्र को कहां से पकड़े? देखिए हमारे देश में जो स्टार्टअप कल्चर इतना फ्लॉरिश हुआ, जिसको हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, वो वेस्ट की ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट मनी पे हुआ है। भारत में कौन सा स्टार्टअप कल्चर की फंडिंग भारत में कोई कर रहा है? हुआ तो सब अमेरिका से है, जब 54 ब्याज पे मिलता था। AKB सर, तो ये तो एक बड़ी डिफिकल्ट समस्या हो गई। जोशी सर सही कह रहे कि एक सिरा कहीं से पकड़िए, लेकिन कहां से पकड़ा जाए, ये तो प्रॉब्लम हो गई। नहीं देखिए, ये जो सवाल जो है, मैं समझता हूं कि जो कॉस्ट ऑफ मनी का सवाल, मैं मानता हूं कि ये सही सवाल है, और इसका समस्या जो है कॉस्ट ऑफ मनी का, इसका हल तभी होगा जब ग्रोथ का मसला आप उसको टैकल करेंगे। और ग्रोथ का मसला सरकार के पास है। सरकार को ये देखना पड़ेगा किस तरह से वो अपनी बोरोइंग को कम करके, जिससे कि मार्केट में डिमांड फॉर मनी कम हो ना। सरकार अगर 16 लाख करोड़ अगर मार्केट से अगर हर साल ले और उसको 16 लाख करोड़ को नीचे ना करे, तो मैं समझता हूं कि जो कॉस्ट ऑफ मनी जो है वो तो कम नहीं होने वाली ना। तो सरकार की जो दायित्व जो है वो भी आपको देखना पड़ेगा, किस तरह से सरकार अपने जो खाता को ठीक तरह से रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के खाते को संतुलन में लाए, जिससे कि उसको मार्केट में जाकर वो 16 लाख करोड़ की ग्रॉस बोरोइंग करे। अच्छा AKB सर, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, वो कैसे कम करेगा? सर एक बहुत ही छोटा सवाल मुझे AKB सर आपसे जाएगा, क्या हमारे इनकम टैक्स में कुछ छूट बढ़ाएंगे, हमको थोड़ा रियायत देंगे क्या? मेरे ख्याल से एक इनडायरेक्ट तरीके से आने की हम उम्मीद कर सकते हैं। वो 10 लाख रुपए की इनकम के नीचे जो एग्जेम्पशन फ्री रेजीम जो है, हाँ। उसमें रेट की रद्द-बदल हो सकती है। वो मैं मानता हूं कि वो एक रिलीफ होगा, वो भी उससे कंजम्पशन डिमांड में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी ला सकती है वो। ओके, तो ये एक छोटी सी इनडायरेक्ट रियायत हमको मिल सकती है। वो CA लोग थोड़ा बढ़ा के उसको बड़ा भी बता देंगे हमें कि कैसे हो सकती है। लेकिन मूल सवाल जो हम लोगों ने यहाँ चर्चा की है उसमें एक एम्प्लॉयमेंट है, एक आपको
कैसे बोरोइंग करके कैपेक्स करना है, सरकार को भी करना है, प्राइवेट वालों को भी करना है। और ये असली मुद्दे हैं कि कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ने के बाद पूरी गणित जो है ना गड़बड़ा जाती है। इसे घर की गणित गड़बड़ाई हो, इसे सरकार की भी बैलेंस शीट में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज इतना ही, लेकिन अभी बजट में समय है, हम लोग ऐसी चर्चाएं और भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।